हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं और न्यूमेरिकल जो होगा वो बेस्ड होगा कि अगर कोई चालक छड़ हो, वो हमने एक फार्मूला निकाला था E बराबर VVL। ये कब होता है कि जब कोई चालक छड़ किसी चुंबकीय क्षेत्र में V चाल से, अगर उसकी लंबाई L है, चल रहा और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, यानी कि तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो ये फार्मूला आता था। आज हमने ये जब प्रूफ किया था, हमने जब इसको प्रूफ किया था तो वहाँ पे बताया था कि अगर तीनों में से कोई दो पैरेलल हैं तो E 0 होगा। भाई उसी चीज़ को आज हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि छड़ जो है कहने का मतलब है कि अभी कल हमने चर्चा किया था कि कोई रेलगाड़ी अगर जा रही है 36 जा रही है, कोई एरोप्लेन 36 जा रही है, तो प्लेन के दो नोकों के बीच या रेलगाड़ी के दोनों चक्कों के बीच कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। या कोई चालक छड़ है या कोई व्यक्ति है, वो पूरब से पश्चिम दौड़ रहा है, तो उसके पैर और तलवों के बीच कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। और हम आगे देखेंगे कि एक सीधी छड़ है, उसको हम लोग 36 चारों ओर घुमाएंगे तो उसके सिरों के बीच कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। या उसे हम लोग ऊर्ध्वाधर गिराएंगे, है ना, एक बार पूरब पश्चिम करके एक बार उत्तर दक्षिण करके, तो उनके सिरों के बीच कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। एक बार ऊर्ध्वाधर छड़ ले करके इसको पूरब पश्चिम चलाएंगे, उत्तर दक्षिण चलाएंगे, ऊपर से नीचे चलाएंगे, तो इसके सिरों के बीच कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे कोई व्यक्ति पूरब से पश्चिम दौड़ रहा है, या कोई व्यक्ति है छड़ है वो 36 या ऊर्ध्वाधर गिरा रहा, तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा घटक कट रहा है। मतलब है कि ऊर्ध्वाधर घटक कटेगा कि 36 घटक कटेगा, ऊर्ध्वाधर घटक की दिशा क्या होती है, 36 घटक की दिशा क्या होती है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है निष्कर्ष में कि जब कोई चालक छड़ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को, फ्लक्स रेखाओं को अगर काटता हुआ गति करे, तो उसके सिरों पर एक प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न हो जाता है, जो ये होता है। और ये केस तब आता है कि जब छड़ यानी कि लंबाई, यानी कि कहने का मतलब है B लंबाई और ये तीनों लेंथ वेक्टर, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर म्यूचुअली होंगे तभी आएगा। ठीक, तभी धीरे धीरे समझ में आएगा। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब एक दूसरे से कुछ एंगल पे रहें, तब इनका फार्मूला क्या आता है। एक जनरल फार्मूला हम लोग देखेंगे इसके बारे में, तब इसका फार्मूला क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये है कि जो गतिक विद्युत वाहक बल, यानी कि जनरल केस, एक तरह से जनरल केस, यानी कि जब VVL वेक्टर एक दूसरे से कुछ एंगल पर हों, है ना, तो हम लिखेंगे, हेडिंग है गतिक विद्युत वाहक बल। जब V तथा लेंथ वेक्टर एक दूसरे से कुछ कोण पर हो, एक दूसरे से क्या हो, कुछ कोण पर। ठीक,
यानी कि अब तक हमने देखा था कि जब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते थे तो E बराबर बी बी एल आता था, लेकिन अगर तीनों किस एंगल पे रहें तो क्या आएगा। ठीक, तो अब ये चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अब इसमें क्या है कि हम लोग पीछे अभी हम लोगों ने पढ़ा, मान लेते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ये है और उसमें कोई छड़ जो है इस तरह की रखी हुई है ना। मान लेते हैं ये क्षेत्र के साथ थीटा कोण पे है और लेंथ वेक्टर इसका ये है, और ये जो है छड़ जो है एक लाइन बीच में खींच देते हैं। ये थीटा कोण पे है लेंथ वेक्टर, और ये छड़ जो है जिस डायरेक्शन में v चाल से जा रहे हैं, मान लेते हैं ये अल्फा कोण, मतलब इसके बीच थीटा, इसके बीच अल्फा, और इसके बीच अल्फा प्लस थीटा। ठीक, तो हम जानते थे, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि संतुलन के केस में क्या होता था। संतुलन की अवस्था में जानते थे कि जो Fe है वो बराबर होता था F मैग्नीट्यूड के रूप में, या हम अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये हुआ, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की बराबर और विपरीत होती है तो वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन होता है, यहाँ माइनस लगाना जरूरी। ठीक है, तो ये जो होता है QE लिखें या E ये लिखें, और इधर भी क्या लिखें V क्रॉस B, ऐसा हम जानते हैं कि वेक्टर फॉर्म में FM जो होता है वो Q ये होता है। ठीक, Q की जगह E है क्योंकि यहाँ पे मूवेबल जो है बीच में इलेक्ट्रॉन है, ये कट गया तो ये बराबर हो गया। ठीक, अब हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ था कि dV बराबर माइनस ई डी आर पढ़ा हुआ था, उस आधार पे dV बराबर माइनस ई डी एल भी कर सकते हैं। डॉट होता है बीच में, याद रखना ये डॉट होता है ना, या इसी को ई डी आर कॉस थीटा कहा जाता है। ठीक, अब क्या करना है कि इसका जो है अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो ये डेल्टा V हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग जो है इसकी वैल्यू रख दें, या मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, माइनस ध्यान नहीं देना, माइनस वहाँ पे केवल डायरेक्शन के लिए है। तो E की वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डॉट डीएल वेक्टर। ठीक, ये दोनों मान लीजिए कांस्टेंट है तो ये तो बाहर हो जाएगा, डीएल का इंटीग्रेट करेंगे तो एल वेक्टर हो जाएगा, और इसी को हम लोग ये कैपिटल में है इसी को E कहते हैं, तो ये हो जाएगा डॉट एल वेक्टर। ठीक, तो हमारा जो निकल के आया E वो आया V क्रॉस, कब, जब दोनों किसी एंगल पर हो। ठीक, और इसी पे ध्यान देना होगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ये वेक्टर है, ये क्या है V क्रॉस B, मतलब B से इधर की चलेंगे तो एक इसका तो क्रॉस प्रोडक्ट भी एक वेक्टर राशि होती है, तो उसकी दिशा और ये भी वेक्टर है और ये वेक्टर, इनका फिर डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है, इनका फिर क्या लिया जाता है डॉट प्रोडक्ट। अगर इसको मैग्नीट्यूड के रूप में लिखें तो ऐसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे V साइन थीटा, है ना ये वेक्टर, और ये डॉट के साथ फिर L
और मान लीजिए इसके बीच का कोण थीटा है तो थीटा लिखेंगे, और इस वेक्टर और इसके बीच का कोण फाई है तो फाई लिखेंगे, है ना। अब ये इसके साथ डायरेक्शन क्या बना रहा है वो उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे अगर ये इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन के बीच का कोण अगर मान लीजिए फाई, क्या फाई लिखेंगे, है ना। तो वो जब आएगा तो देखा जाएगा, ठीक। तो कंडीशन के ऊपर है, मैंने एक जनरल केस लिया। मान लेते हैं कि जैसे कि वी के बीच अल्फा प्लस थीटा है, तो यहाँ पे ये रखना चाहिए क्या है, इसकी और इसके दिशा का कोण है अल्फा प्लस थीटा, तो यहाँ थीटा रख दो। अब इसके अब यहाँ से जैसे कि ये यहाँ से यहाँ इधर चलेंगे तो अंगूठा नीचे की ओर जा रहा है, उसके और इसके लेंथ के बीच का कोण मान लीजिए थीटा है या फाई है, तो वहाँ पे या यल कॉस फाई हो जाएगा, ठीक। तो हमारा मेन सूत्र ये है, इससे हम खुद ही बताएंगे कंडीशन, ठीक है ना। भी सवाल लगाते हैं 2-3, तो वहां से बातें क्लियर हो जाएगी, ठीक। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम जो है कुछ कंडीशन लेते हैं, ठीक है। वही कि अगर कोई दो, इस तीनों में से कोई दो अगर पैरेलल हो तो ये 0 आता है। चलिए अब हमें कुछ सवाल हैं, उसमें हमको जो है गति विद्युत वाहक बल को मालूम करना है, और गति विद्युत वाहक बल को एक बैटरी के फॉर्म में भी शो करना है ना। एक बैटरी के फॉर्म में शो करना है, तो शो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन, अरे चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन नीचे की ओर है, ये ठीक ऐसे है, नीचे की डायरेक्शन में है। अब इसमें क्या है कि एक छड़ है, ये यल लेंथ वेक्टर है इसका, और ये इधर V से जा रही है, क्षेत्र जो है क्रॉस नीचे की ओर है। तो गतिज विद्युत वाहक बल क्या होगा, यानी E हमको दिखाना है, और इसे एक बैटरी के फॉर्म में, गतिज विद्युत जो विद्युत वाहक बल होता है वो किसी बैटरी का होता है, इसे बैटरी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, इस व्यवस्था को। क्योंकि यहाँ पर जब ये मोशन करता है तो जानते हैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है या नेगेटिव चार्ज आता है, या हो सकता है नेगेटिव, तो इनके बीच एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो उसे एक बैटरी के फॉर्म में कैसे शो करेंगे वो भी देखेंगे। कि हम लोग को तो किए हैं तो पता है कि इधर धन है ऋण, तो बैटरी ऐसे दिखा देंगे, इधर प्लस वाला लगा देंगे, इधर माइनस, ठीक। लेकिन अभी शो कैसे करें। अब देखिए इसमें कि तीनों, अब क्या है कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक। हमारा ये जो है सूत्र है V क्रॉस B इंटू डॉट L वेक्टर, ठीक। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इन दोनों V और इसके बीच का कोण 90 डिग्री है, तो इसको हम लिख सकते हैं V साइन 90, ठीक, डॉट L वेक्टर। अब ये एक तरह से जो आएगा वो एक वेक्टर राशि आती है, इसकी भी एक डायरेक्शन होती है वो, और ये इसका डॉट कॉस थीटा होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये तो साइन 90 का मान हो गया 1, तो आ जाएगा ये V इंटू L डॉट वेक्टर। अब इसकी डायरेक्शन, इसके बीच का कोण देखेंगे 90 है कि 0 है। तो देखिए
ये दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से हम लोग वो जैसे वेक्टर फॉर्म, वेक्टर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने यही देखा था कि वेक्टर, दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट भी वेक्टर राशि होती है, तो उसकी डायरेक्शन हम दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से या स्क्रू पेच के नियम से जानते हैं। तो उसमें क्या करते थे कि हथेली को एक वेक्टर पे रख करके दूसरे वेक्टर तरफ घुमाते थे, अंगूठा जिधर जाता था वही उसकी डायरेक्शन होती थी। तो इसमें देखिए कि V की डायरेक्शन इधर है ऐसे, और इसकी डायरेक्शन अंदर की ओर है। मतलब देखिए V ये क्षेत्र है, ये है, ठीक। अब इसको क्या करना, हथेली को इधर रख करके इसके घुमाना। तो अंगूठा किधर जा रहा है, ऐसे है, ऐसे मान लीजिए इस तरह से। तो देखिए ऐसे नहीं घुमाना, उंगली को ऐसे घुमाना, यानी ये इस तरफ घुमाना। तो अंगूठा किधर जा रहा है, ऐसे घुमाएंगे तो अंगूठा इस डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब ये वाली जो डायरेक्शन होगी वो B क्रॉस B की होगी। उंगली को किधर मोड़ना है, दूसरे एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की ओर मोड़ना उंगली को। अंगूठा जो है उसकी डायरेक्शन बताएगा, है ना। तो अब देखिए इसकी दिशा और इसकी दिशा के बीच का कोण क्या हो गया, 0, क्योंकि L वेक्टर की डायरेक्शन भी वही है और इसकी भी डायरेक्शन वही है। तो इसीलिए ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा L cos 0। तो 0 का मान होता है 1, तो इसलिए इसका सूत्र होगा BB_L। जब तीनों मुचोली परपेंडिकुलर होता है तो ये होता है, जब तीनों मुचोली परपेंडिकुलर होते हैं तो यही फार्मूला हमने प्रूफ भी किया था। यही ने प्रूफ किया था कि जब तीनों मुचोली परपेंडिकुलर होते हैं तो ये। तो हमने क्या किया कि देखिए उंगली को किस तरफ मोड़ना है, B से नीचे की ओर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नीचे ये है, देखो ऐसे इसके यहाँ से इधर मोड़ना, यानी पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर तक उंगली को मोड़ना। अंगूठा किधर जा रहा है, इधर ना भाई, ऐसे है, ऐसे मोड़ेंगे तो इधर जाएगा, है कि नहीं। ये उंगली इस तरह से ऐसे मोड़ेंगे भाई, B तो नीचे है ना, ऐसे मोड़ेंगे तो अंगूठा ऊपर की ओर जा रहा। तो इसका मतलब है कि B क्रॉस B की जो डायरेक्शन है वो L की डायरेक्शन में। अब इसका डॉट प्रोडक्ट cos थीटा आता है, डॉट गुणन जानते हैं, अदिश गुणन में cos आता है, सदिश गुणन में साइन आता है। तो साइन तो हमने यहाँ लिख दिया था, साइन 90 का मान 1 होता है। तो ये अब इसे एक बैटरी से चेंज करना है तो जानते हैं उसको पता करना है कि इधर प्लस होगा कि इधर माइनस होगा। तो ये देखने के लिए वही चीज करेंगे, वही बिल्कुल इसी की डायरेक्शन लेते हैं कि V से B के बीच में ऐसे घुमाएंगे, यानी कि B से B जो चाल वेग को क्षेत्र की डायरेक्शन में ऐसे घुमाएंगे। तो अंगूठा ऊपर भी जा रहा ना, ऐसे घुमाएंगे उंगली तो अंगूठा जा रहा, तो ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस होगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो इस तरह इसको इंडिकेट कर देंगे, बैटरी से रिप्लेस कर देंगे, ठीक। अब इसी में दूसरा केस है, दूसरा ये है, यहाँ पे तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली है तो ये वाला फार्मूला आता है। यहाँ पे तीनों केस वही है कि B परपेंडिकुलर ये है, परपेंडिकुलर L वेक्टर। अब ये केस आएगा कि मान लीजिए दूसरा है ये B इस डायरेक्शन में है, ठीक, और छड़ इस तरह से है, छड़ जो लेंथ वेक्टर हमारा है इस दिशा में है और चल रहा है B। यहाँ पे देखिए B इसके पैरेलल है, ध्यान देना। तो हम जानते हैं कि E बराबर होता है V क्रॉस B जो जनरल फॉर्म होता है, और डॉट L होता है।
तो देखिए बी क्रॉस डी को हम लिख सकते हैं बी बी साइन। अब देखो साइन का इनके बीच का कोण देखिए, तो इनके बीच का कोण 0 होता है, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो कोण 0 हो गया, इधर एल वेक्टर, इसकी जरूरत है नहीं, साइन 0 का मान 0 हो गया तो ये तो खुद ही 0 हो गया। तो इसीलिए जब दोनों ही पैरेलल होंगे तो ये 0 आता, जैसा कि हमने शार्ट में ही बता दिया था। अब चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा केस, जब बी और एल आपस में पैरेलल, तीन केस देखा जाएगा इसमें, तीनों आपस में पैरेलल है। चलिए इसको मिटा दें। तीसरा, तीसरा ये है कि मान लीजिए छेद की डायरेक्शन ये है, ठीक, ये क्षेत्र है इधर। अब इस समय जो है तीसरे केस में जो है यल और वी को पैरेलल दिखा रहा है, ये छड़ है, एल वेक्टर है और ये इस दिशा में जा रहा है। कहने का मतलब एल वेक्टर जो है वो वी के पैरेलल है। तब क्या होता है तो आप जानते हैं, ये हमारा सूत्र है, ठीक। अब देखिए इन दोनों के बीच कोण कितना है, इन दोनों के बीच कोण 90 डिग्री है कि बी इधर जा रहा है और ये इन दोनों के बीच कितना कोण है, ये 90 डिग्री। तो इसे हम लिख सकते हैं वी वी साइन 90 और डॉट एल वेक्टर, यानी ये हो जाएगा वी वी डॉट एल वेक्टर। अब देखना इन दोनों के बीच बी क्रॉस बी और इसके बीच का कोण कितना है। तो देखिए इसे इस डायरेक्शन में मोड़ना, तो बी को बी की तरफ मोड़ना, अंगुली को ऐसे, अंगूठा अंदर जा रहा है, इसका मतलब है कि बी क्रॉस बी की डायरेक्शन और एल एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, क्योंकि एल ऐसे है। अब हम बी से बी की तरफ अंगुली को मोड़ रहे हैं, ये ऐसे, अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर ना, तो अंगूठा इसके अंदर जा रहा है, इसका मतलब यल और वो कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बी बी एल कॉस 90, कॉस 90 का मान 0 होता है। तो इस केस में भी ई क्या होता है, 0 हो गया। चौथा है कि अब यल बी के पैरेलल हो, जैसे ये है बी, अब ये बी की डायरेक्शन है और छड़ भी इसी डायरेक्शन में एल वेक्टर, यानी ये अब ये दोनों पैरेलल हो गए और जा रहा है ये इस डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब ये दोनों के बीच तो 90 डिग्री है ना, छड़ जो है बी के पैरेलल रखी है। तो देख लीजिए, तो इसमें क्या रखेंगे, ई बराबर हो जाएगा बी क्रॉस बी, तो बी क्रॉस बी तो ये तो 90 डिग्री है ऑलरेडी, तो इसको लिखेंगे बी बी साइन 90 एल वेक्टर। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये तो बी बी हो जाएगा डॉट एल वेक्टर हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों की डायरेक्शन किधर है, इन दो यल की डायरेक्शन इधर ही है, हम उंगली को बी से बी की तरफ मोड़ेंगे, अंगूठा इधर गया तो अंदर है,
यानी कि बी क्रॉस बी की डायरेक्शन अंदर है, यल की डायरेक्शन ऐसे है, तो 90 डिग्री बना ना। तो इसका मतलब है कि इसे हम लोग लिख सकते हैं बी बी एल cos 90। cos 90 का मान 0, तब भी 0 होगा। तो इसका मतलब अगर तीनों में परस्पर तीनों में से कोई दो पैरेलल हैं तो ई की वैल्यू 0 होगा। ई की वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? जब वो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, तब जा करके ई जो है बी बी एल होगा। ठीक, ये देखिए, जो बैटरी, इसको बैटरी के फॉर्म में चेंज करने के लिए भी वही है। जैसे हम v क्रॉस b की डायरेक्शन जैसे हम लेते हैं, उसी तरह से बैटरी का भी फॉर्म लेते हैं, है ना, उसे बैटरी के फॉर्म में। तो चूंकि यहाँ पे बैटरी बनेगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ विभवांतर बनेगा नहीं, क्योंकि ई सब 0 है। इस केस में जैसे इधर था अंदर था वो, बी इधर चल रहा था, लेंथ इस साइड थी, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर था, है ना। तो एक दूसरे के डायरेक्शन पता है, तो बी क्रॉस बी की डायरेक्शन भी इससे क्या होगी? वो 0 डिग्री पर होगी। अब जैसे कि हम इसको ऐसे मोड़ेंगे तो अंगूठा उधर जाएगा, तो यल और बी क्रॉस बी की डायरेक्शन, तो यल और बी क्रॉस बी के बीच 0 कोण। और दूसरी चीज़ है कि हमें बैटरी के मतलब इसको पता करना, इसको रिप्लेस करना बाय बैटरी, तो किधर प्लस रहेगा किधर माइनस रहेगा, उसमें भी यही काम करेंगे कि अंगुली को वी से छेद की डायरेक्शन की ओर घुमाएंगे, तो अंगूठा दिया जाएगा उधर प्लस रहेगा और उसके नीचे क्या रहेगा? माइनस रहेगा। ठीक है ना। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी सवाल आएंगे। चलिए, अब एक चीज और है कि यदि जो छड़ है वो मूव कर रहा है छेद से थीटा कोण पे, छड़ क्या कर रहा है? छेद से कितने कोण पे मूव कर रहा है? थीटा कोण पे मूव कर रहा है ना। कितने कोण पे? थीटा कोण पे। अब इसमें यही दिखाना है कि यदि वेग की दिशा जो है छेद की दिशा के बीच थीटा कोण, यानी कहने का मतलब है कि पांचवी कंडीशन एक तरह से, यदि v की दिशा से थीटा कोण पर हो, क्या हो? थीटा कोण पर। मतलब कहने का मतलब है कि तीनों तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, लेकिन ये जो है इससे थीटा कोण पे मूव करने लगे, तो इन दोनों के बीच का कोण तो थीटा है, लेकिन यल इन दोनों के परपेंडिकुलर है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे कि ये यल है, यल वेक्टर लिया जाता है वेक्टर फॉर्म में लेंथ को, और ये भी है, और क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर है। तो इस समय तो तीनों परपेंडिकुलर है, इन दोनों के ये परपेंडिकुलर है, ठीक। लेकिन ये जो है इन दोनों के बीच 90 डिग्री कोण ना होकर के कितना हो जाए? थीटा, मतलब ये छेद से थीटा कोण पर घूमे। तो कहने का मतलब है इन दोनों के है तो परपेंडिकुलर है छड़, लेकिन इन दोनों के बीच का कोण केवल 90 थीटा है। 90 से घटकर क्या हो गया? थीटा हो गया, है ना। यानी कि ये है जैसे मान लीजिए ये छड़ है और ये क्षेत्र है,
क्षेत्र अंदर की ओर है, छड़ ऐसे खड़ी है। अब मूवमेंट ऐसा है छड़ का, तीनों परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे के, ऐसे। अब मूवमेंट ऐसा है, तो इसमें तीनों परपेंडिकुलर है, दिख नहीं रहा ये, ठीक, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। छड़ ऐसे है और क्षेत्र ऐसा है, और ये मान लेते हैं ऐसा है। अब ये क्या करना है कि इस वक्त ये कह रहा है कि अगर वो मूव करे, यानी इसका मोशन ऐसे चले, इसके तो रहे लंबवत ही रहे, लेकिन इन दोनों के बीच का कोण ऐसे थीटा हो जाए। कहने का मतलब है कि जो छड़ है वो क्षेत्र और v से 90 डिग्री पे ही कोण बनाए हर माने में, लेकिन क्षेत्र और v के बीच का कोण थीटा हो, है ना, इन दोनों के बीच का कोण थीटा हो, तो जो इनके बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा छड़ के सिरों के बीच, वो आ जाएगा v b l sin थीटा, ये है ना, v b l sin थीटा। सपोज करिए जैसे कि मान लीजिए कि हमने ये छड़ है और ये v है, ठीक, इन दोनों के लंबवत था, और ये b की डायरेक्शन हमने इधर ले लिया, ठीक, अंदर की तरफ है जिनके बीच का कोण 90 डिग्री है, और ये दोनों के लंबवत, लेकिन इनके बीच 90 डिग्री नहीं है, बाकी ये इसके साथ 90 तो एक से साथ 90। अब क्या करना है, ये देखिए नीचे है, नीचे हमने यहाँ दिखा नहीं सकते, ये इसके नीचे है, ठीक, तो हमारा जो फार्मूला बनेगा, जैसे हमने ये जानते हैं कि v क्रॉस b होता है और डॉट l वेक्टर होता है, इसकी जो डायरेक्शन होगी इसके साथ उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो देखिए l वेक्टर की डायरेक्शन तो ये है, और ये ठीक इसके नीचे है, मैंने क्यों दिखाया इधर है ना, है इसके नीचे, मतलब है कि ये क्षेत्र है, ये ऐसे झुका हुआ है ना, क्षेत्र से ये अंदर है तो है इसके नीचे है, उससे ये इतने कोण पर है, मान लीजिए ऐसे, है ना, तो इसकी डायरेक्शन से इसके डायरेक्शन की तरफ चलेंगे ऐसे, तो अंगूठा ऊपर ही जाएगा, यानी B से B के ऐसे नहीं जाना कि अंगूठा बाहर है, ये तो इसके नीचे है, इधर है, हमने केवल शो करने के लिए, क्योंकि अब अंदर दिखाना मुश्किल था, तो ये इसके नीचे है, तो B से अंदर ऐसे जाएंगे तो अंगूठा ऐसे आएगा, यानी कि जो v क्रॉस b यहाँ पर है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा और l भी उसी डायरेक्शन में है। तो कहने का मतलब हुआ कि ये तो लिखा जाएगा v b क्रॉस b जो है साइन थीटा, इनके बीच का एंगल थीटा है, और ये इसके साथ भी आएगा क्या, कॉस, ये l के साथ, तो उसके बीच कितना कोण बन रहा है, 0 डिग्री, तो हो जाएगा v b साइन थीटा। हाँ यल भी इसके साथ है ना, तो यहाँ पे यल लगा देंगे, v b l साइन थीटा। तो अगर केवल इनके बीच का कोण थीटा है और ये दोनों के परस्पर लंबवत है, तो ये फार्मूला बनेगा,
अगर बी की दिशा बी के साथ थीटा कोण पे हो, ठीक है ना। ये यहाँ पे इसके साथ नीचे है, या तो इसको झुका दिया गया अंदर के, या तो ये थोड़ा सा उठा दिया, यानी कि 90 डिग्री कोण नहीं है, बल्कि कितना कोण है, थीटा डिग्री कोण है। तो या एक चीज और समझ लीजिए कि इसको लंबवत दिखाना है तो इसका एक घटक उस डायरेक्शन में ले लेंगे। इस बी का इस डायरेक्शन में घटक हो जाएगा बी कॉस थीटा हो जाएगा, और ठीक इसके लंबवत जो क्रॉस दिखाना है इसके अंदर हो जाएगा बी साइन थीटा। तो देखिए अब ये वाला घटक यल और बी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए तो जो ये होता है तीनों का गुणा होता है, तो बी यल है ना, ये साइन थीटा इंटू यल, इसको सजा के लिख सकते हो बी एल साइन थीटा। कॉस थीटा इसके पैरेलल हो गया, तो इसके कारण इस घटक के कारण क्षेत्र के तो कोई फील्ड उत्पन्न नहीं होगी, ये होगी जो इसके ठीक लंबवत रहेगा। तो ये इधर बी इसके अंदर और ये इधर, क्योंकि ये बी इस एंगल पर है तो इसके दो घटक होंगे ना, एक इस डायरेक्शन में एक इसके अंदर। हालांकि ये जो दिख रहा है ये इस तरह नहीं है, ये सामने है, बी ठीक इसके नीचे है, कंफ्यूज ना होना, ये बी यहाँ नहीं है, इसके नीचे है, यहाँ पे नीचे दिखा 3 डायमेंशनल है, दिख नहीं पाएगा, तो उसका एक घटक इस डायरेक्शन में लिया गया, एक घटक पीछे ले गया, तो पीछे वो लंबवत हो गया, इधर इसके साथ हो गया। तो देखिए ये वाला घटक यल के और बी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये होता है, ठीक। तो ये याद रखना। अब इसी पे एक सवाल देख लेते हैं। हमें लगता है कि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा होगा क्योंकि डायरेक्शन बन नहीं रही है ना, तो उसको थोड़ा दिखाना मुश्किल है, लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखिए कि वो जो बी ऊपर दिख रहा है, ऊपर नहीं है, बी के नीचे अंदर है ना, कि ये मतलब सामने दिखा रहे हैं। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अब ये मान लीजिए कि क्षेत्र है, रॉड ऐसे है और ये ऐसे चल रहा है। अब क्या हो गया कि ये ऐसे इनके बीच 90 डिग्री के बजाय ये इक्वल हो गया, हालांकि दोनों के फिर भी ये रॉड 90 डिग्री पे है ना। अब इनके बीच का कोण क्या है, थीटा है, ठीक, इनके बीच का कोण थीटा है। अब मान लीजिए इसके दो घटक लेंगे तो इस डायरेक्शन में एक आएगा कॉस थीटा, v कॉस थीटा आएगा, और इस डायरेक्शन में आएगा v साइन थीटा, लंबवत डायरेक्शन में v साइन थीटा आएगा। देखिए अब तीनों एक घटक हो गया उधर v, इधर v साइन थीटा हो गया, और ये यल, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। तो जब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो फार्मूला क्या बनता है, BVL। तो चूंकि इसका एक घटक या इसका एक घटक लंबवत घटक लेने पर लंबवत आता है, तो इसका घटक कौन लंबवत आया था, साइन थीटा, तो इसीलिए इसको हम लोग लिखते हैं BVL साइन थीटा। और उसकी डायरेक्शन से यहाँ पर भी यल कॉस थीटा भी आता है, तो वो यल की दिशा और ये बी क्रॉस बी की दिशा के बीच का कोण 0 हो जाता है ना, क्योंकि बी क्रॉस बी की दिशा और यल की बीच दिशा एक ही होती है।
तो जब दोनों पैरेलल हो गए तो उनके बीच का कोण 0 हो गया, तो cos 0 का मान 1 हो गया, तो इसलिए BBL sin थीटा आएगा। ठीक, चलिए एक सवाल देख लेते हैं। इसी पे आधारित एक 40 सेंटीमीटर लंबी छड़, क्वेश्चन है कि एक 40 सेमी लंबी चालक छड़ 0.5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा है। लंबवत रखा, छड़ क्या, छेद के लंबवत, ठीक है ना। अब उसको चलाना है छेद से, देखिए थीटा कोण, तो यही चीज है। तथा यह चुंबकीय छेद से 30 अंश का कोण बनाते हुए, तथा ये चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाते हुए 15 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है। छड़ गति कर रही है, तो छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो छड़ के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, तो यही वाला सूत्र लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे V और V के बीच 30 अंश है, तो सूत्र होगा हमारा VL sin थीटा। यहाँ पे थीटा कितना है, 30 अंश है, और ये कितना है 15, और यह 0.5 गुणे हो गया साइन 30 डिग्री का मान हाफ हो जाएगा, हाफ वोल्ट। तो हो जाएगा 15 × 75 7.5 हाफ, 2 3 6 2 7 14 2 5 10 इतना वोल्ट। ठीक, सिंपल है। तो यहाँ पे थीटा किसके बीच का कोण है, वेग यानी वेग के बीच और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 30 अंश है, ये तब ऐसा होगा। ठीक है ना। चलिए अब कुछ और सवाल देख लेते हैं उससे रिलेटेड, जो हमने कल अभी देखा था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब एक है कि पूछा है, क्वेश्चन ही है, जैसे कि यहाँ पे ये विद्युत ये है, अब इसमें एक छड़ जो है ऐसे रखी हुई है, ठीक है, जिसका लेंथ वेक्टर जो है ये है, और इसमें कह रहा है कि ये ऐसे जा रही है। ठीक, तो इसके छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल एक विभवांतर होगा, इसे एक बैटरी से शो करना है, इसको रिप्लेस करना है एक बैटरी से। और दूसरी चीज ये है कि इसके सिरों के बीच कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो भी दिखाना है। ठीक, अब देख लीजिए यहाँ पे तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है भाई, एल की डायरेक्शन इधर, बी की उधर, इसकी इधर, एक ऐसे हैं तीनों, एक अंदर की ओर है,
एक की डायरेक्शन इधर है और एक को लगा लीजिए इसके एक ऊपर। तो जब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो ये होता है VBL, ये हो जाएगा। और बैटरी के फॉर्म में कि किधर प्लस होगा किधर माइनस होगा ये बताना है, छड़ के किधर प्लस होगा किधर माइनस होगा। तो हम क्या करते हैं कि B की दिशा से उंगली को इसकी दिशा से छेद की दिशा में मोड़ते हैं। तो देखिए B की दिशा से क्षेत्र के अंदर की ओर है ना, तो ऐसे मोड़ेंगे, अंगूठा इधर आ गया तो इसका मतलब इधर प्लस है इधर माइनस, यानी कि इसको ऐसे रिप्लेस करें। ठीक, ये उसी में मान लीजिए एक दूसरा सवाल ये है, मान लीजिए पहले दूसरा कि एक क्षेत्र है अंदर की ओर है, B की दिशा क्या है अंदर की ओर, ठीक, ये अंदर की ओर है, ठीक है। और छड़ जो है इसमें ऐसे रखी हुई है, ठीक। और अब देखिए क्षेत्र से V नहीं छड़ है ना, जो इस लेंथ की जो डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन से, लेंथ की डायरेक्शन से मतलब उससे तो लंबवत ही रहेगा। ये दोनों 36 में काम हो रहे हैं, वो 90 डिग्री पे, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, मान लीजिए 37 डिग्री। ये दोनों प्लेन में हैं, एक प्लेन में, और क्षेत्र क्या इसके लंबवत कागज तल के अंदर है, श्यामपट्ट तल के अंदर है। तो अब ये बताना है कि छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, और इसको एक बैटरी से रिप्लेस करना है। तो इधर किधर प्लस होगा, मतलब छड़ के किधर प्लस होगा किधर माइनस, ये बताना। जाहिर सी बात है, हमारा जो सूत्र होता है जनरल फार्मूला वो ये होता है, इसको लिख लेते हैं, ठीक। अब क्या है कि अब देखेंगे B क्रॉस B की डायरेक्शन, जाहिर सी बात है ये B इस प्लेन में है और वो अंदर है, मतलब ये इसकी बात करें तो देखिए ये अंदर है और ये ऐसे है, प्लेन में ही है एक तरह से देखा जाए, एक सामने प्लेन है ये अंदर है। अगर हम इसको अंदर से ले जाएं तो ऐसे इनपुट पे हो जाएगा, ऐसे है ना। अब ये अंदर की डायरेक्शन में जाएगा, मतलब ये अंदर है क्षेत्र और ये ऐसे। तो उंगली को क्या करेंगे, उंगली को V से लेकर के क्षेत्र की डायरेक्शन में ऐसा मोड़ेंगे, ऐसे मतलब B से अंदर जाएंगे ना, तो अंगूठा किधर जा रहा है इधर, तो इसका मतलब है कि जो B क्रॉस B की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, ये होगी B क्रॉस B की डायरेक्शन। लेंथ वेक्टर में कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं। अब B क्रॉस B की लेंथ से कितना कोण बनाएगा, तो चूंकि ये 90 डिग्री है, ये 37 है, तो ये 53 हो जाएगा, क्योंकि पूरा 180 होता है। तो जाहिर बात है कि लेंथ की कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, दो ही, इधर भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इधर वाला यानी हमको यहाँ से इसके बीच का कोण 53 डिग्री आ गया, और ये तो यानी कि अब हमारा इसके बीच का कोण क्या है, वो 53 डिग्री है। तो कहने का मतलब है कि इनके बीच का कोण तो 90 है, क्योंकि ये इस प्लेन में है और क्षेत्र ऐसे है, देखिए। तो इनके बीच का कोण 90, तो इसको हम लिखेंगे BB sin 90, और यहाँ L वेक्टर, तो ये हो जाएगा VB डॉट L वेक्टर। अब इन दोनों के बीच का कोण L के बीच और B क्रॉस B के बीच का कोण 53 है, तो BBL क्या लिखेंगे, ये होता है डॉट प्रोडक्ट होता है, तो cos 53 क्या हो जाएगा, cos 53। तो हम जानते हैं पीछे हम लोगों को पढ़ा है समकोण त्रिभुज में, मान लीजिए अगर ये 3 है, ये 4 है, 5, तो जो छोटी बड़ी भुजा होता है वो 53 एंगल होता है, छोटी 37 होता है। तो हमें चाहिए cos 53,
तो यहाँ से cos 53 डिग्री का मतलब है कि cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार ये है ना, तो 3/5, तो 3/5 हो जाएगा। cos 53 का मान 3/5, इधर हो जाएगा BL गुणे 3/5। यहाँ ये, और रही बात इसकी वो देखने की, तो इसके लिए भी वही काम करेंगे कि V को B के डायरेक्शन में, तो अंगूठा इधर जा रहा है लेकिन झुकाव किधर है, इधर है ना, तो कहने का मतलब इधर प्लस बनेगा, इधर माइनस। तो अगर इसको दिखाना है तो इधर प्लस इधर माइनस, ऐसे। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हालांकि इस तरह के सवाल बोर्ड में नहीं आएंगे। चलिए, एक सवाल मान लीजिए इस तरह का है, क्वेश्चन है इस तरह का है कि जो रॉड है, मतलब जो छड़ है, वो एक इस तरह से, मतलब क्षेत्र ऐसा ऐसा है, और जो एक रॉड की जगह एक तार है, चालक छड़ का तार है जो इस तरह से है, और क्षेत्र जो है वो नीचे की ओर है, और ये जो है मतलब इस तरह से जा रहा है, मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें यल वेक्टर का पता करना है। तो यल वेक्टर ये नहीं होगा, मतलब कहने का मतलब है कि ये एक तरह से जो छड़ है वो इस तरह से अर्धवृत्त की तरह से मुड़ी हुई है, ऐसे इस तरह से। ठीक, जिसका सेंटर ये है, मान लीजिए रेडियस r है। तो अब हमें लेंथ वेक्टर अगर हम पता करना है तो एक चीज इसमें ध्यान देना है कि जो एल वेक्टर अथवा यल होता है, ये डिस्प्ले मतलब एक विस्थापन लेंथ होती है, अगर डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है। कब इसको डिस्प्लेसमेंट लेंथ बोला जाता है? कब जब बी और बी, यानी कि ये एक विस्थापन होता है, यल वेक्टर या यल एक विस्थापन है, होता है, जबकि v व v वेक्टर क्या हो, नियत हो, ये अगर ये दोनों नियत है। ठीक, तो कहने का मतलब है कि इसका विस्थापन क्या होगा, इस छोर का इस छोर का तार का। तो जानते हैं विस्थापन हमेशा होती है फर्स्ट और लास्ट बिंदु के बीच का शॉर्टेड डिस्टेंस। तो ये प्रारंभिक बिंदु या अंतिम बिंदु, इनके बीच शॉर्टेड डिस्टेंस ये हुई ना, और हुई कितना, 2r। और यही लेंथ वेक्टर का काम करेगा, मतलब है विस्थापन जो होगा वही लेंथ वेक्टर का काम करेगा। अब मान के चलते हैं ये मूव कर रहा, ठीक। अब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। यहाँ पर यल पाई आर नहीं लिया जाएगा, यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये पाई आर, ये गलत, बल्कि जो लेंथ वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ठीक, अब दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो हमारा E होता है VBL, तो ये हो जाएगा VBL की जगह 2r। ठीक, क्या हो जाएगा, 2r। अब इसे अगर एक बैटरी से रिप्लेस करना है
तो जाहिर सी बात है, देखिए 20 ऊपर है और क्षेत्र नीचे है, तो 20 से उसके दिशा में बढ़ेंगे, यानी कि ऐसे है। कहने का मतलब है कि ऐसे है, मान लेते हैं कि ये ऊपर की तरफ है, क्षेत्र ऐसा है, तो हम ऐसे मान लेते हैं, ऐसे क्षेत्र नीचे है ये, तो हाथ को कैसे मोड़ेंगे, इधर से ऐसे, तो अंगूठा इधर जा रहा है ना, तो इसका मतलब है कि अंगूठा इधर जाता है, उधर प्लस इधर माइनस, इसे बैटरी से रिप्लेस करेंगे तो इधर प्लस इधर माइनस। ठीक, तो ये सवाल था। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग चलते हैं जो हमने अभी बताया था कि अगर कोई ट्रेन है, एरोप्लेन है, या कोई व्यक्ति अगर दौड़ रहा है 36 या क्षण ऊर्ध्वाधर गिर रही है, तो पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर और 36 घटक में किस घटक को काट रही है, तो अगर उसको दोनों में से किसी घटक को काटते हुए दौड़ेंगे, या काटते हुए रेल जा रही है, काटते हुए हवाई जहाज जा रही है, तब तो उसके सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, क्योंकि हमने बताया था कि जब क्षण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटते हुए गति करेगी तो उसके सिरों पर एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। ठीक है, तो उसी पर कुछ कॉन्सेप्ट है, इसके बाद हम एक आध दो इस पे सवाल ले लेते हैं, इसके बाद ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। एक टॉपिक और बची है, एसी जनरेटर और क्या कहते हैं वो, एसी करंट है, एसी जनरेटर है, भौर धारा है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए। बहुत सारे इस पे सवाल हैं, एक दो सवाल देख लेंगे। ठीक है, आपको केवल मतलब पता हो जाए कि हाँ कैसे लगेंगे। अब जैसे इसमें एक नोट के तौर पे है, पॉइंट है ना, जैसे कि एक रॉड है वो 36 है, एक केस हम लेंगे कि एक रॉड 36 है, और एक केस लेंगे कि एक रॉड ऊर्ध्वाधर है। ठीक, तो एक रॉड है वो 36 है और 36 ही घूम सकती है चारों ओर। ठीक, इसको जानने से पहले ये जान लीजिए कि जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो 36 घटक की डायरेक्शन जो होती है वो दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। किधर होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर। यहाँ हम बना लेते हैं। जो उसका 36 घटक की डायरेक्शन होती है यच की, वो होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, हमने पीछे पढ़ाया है। और जो v की डायरेक्शन होती है वो ऊर्ध्वाधर क्या होती है? नीचे की ओर होती है। किधर होती है? नीचे। यानी कि जो 36 घटक होता है पृथ्वी का, भले वो संपूर्ण क्षेत्र है, तो उस संपूर्ण क्षेत्र को दो भागों में हम बांट देते हैं, एक 36 एक ऊर्ध्वाधर। तो 36 घटक की दिशा होती है दक्षिण से उत्तर की ओर, और ऊर्ध्वाधर घटक की दिशा होती है ऊपर से नीचे की ओर। इसको हमने बताया हुआ है पीछे। अब उसी पे पहला है कि यदि कोई 36 चालक छड़ जो है 36 तल में किसी भी दिशा में गति करे, यानी कि 36 चालक छड़ 36 है चालक छड़ के 36 ही तल में, उसी तल में, छड़ के 36 तल में, मतलब ये चालक छड़ है 36 और 36 ही चलना है उसको, किसी भी दिशा में गति करे, इधर जाए उधर जाए इधर जाए, चारों ओर किसी भी दिशा में चले। 36 तल में किसी भी दिशा में गति करे तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कौन से घटक को काटती है?
भाई जिस घटक को काटेगी वही प्रभावी होगा, है ना। हमारा जो है ये सूत्र हमें पता है कि E बराबर होता है VVL, ठीक। तो यहाँ पे तो हमारा बाहर का चुंबकीय क्षेत्र होता था, अब वो यहाँ पे वो क्षेत्र रखा जाएगा जो पृथ्वी का क्षेत्र कटेगा। तो जाहिर सी बात है पृथ्वी का क्षेत्र जो होता है वो ऊपर से नीचे होता है और छड़ ऐसे है, तो छड़ इधर जाए इधर जाए इधर जाए या इधर किधर भी जाएगी तो ऊर्ध्वाधर घटक को काटते हुए घूमेगी कि नहीं इधर। तो कौन सा घटक कट रहा है, ये वाला ऊर्ध्वाधर। इस बी के जगह हम क्या रखेंगे, बी रखेंगे। तो हम पहले लिख देते हैं दिशा में गति करे तो यह छड़ उस स्थान पर, तो यह छड़ उस स्थान पर पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर घटक को काटेगी, है ना। अतः छड़ के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर क्या हो जाएगा, VVL। तो यहाँ पे V की जगह क्या है, B है। कौन सा घटक कट रहा है, ऊर्ध्वाधर, क्योंकि छड़ कैसे जा रही है, क्षैतिज है और क्षैतिज है चारों ओर घूम रहे। और दूसरी कंडीशन इसमें क्या है, इसको मिटाते हैं ये वाला। एक चीज याद रखना, क्षैतिज घटक दिशा भौगोलिक दक्षिण से उत्तर की ओर होता है, जो हमारी डायरेक्शन होती है, ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर से नीचे। दूसरी कंडीशन है कि क्षैतिज चालक छड़ के किस दिशा में घूम जाना है, क्षैतिज रहते हुए, है ना, उत्तर दिशा में रहते हुए। अब एक गलती है, पूर्व पश्चिम दिशा में ऊर्ध्वाधर तल में गति करें। देखिए पहला क्या था कि क्षैतिज थी, क्षैतिज गति कर रही है। अब क्या है कि क्षैतिज है लेकिन गति ऊर्ध्वाधर हो रही है, ऊपर से नीचे हो रही है। यानी कि क्षैतिज चालक छड़ के, क्षैतिज चालक छड़ यदि पूरब या पूर्व पश्चिम दिशा में हो, पश्चिम दिशा में रहते हुए ऊर्ध्वाधर नीचे गिरे, ऊर्ध्वाधर नीचे गिरे तो कौन सा घटक पृथ्वी का कटेगा, पृथ्वी का क्षैतिज घटक होता है दक्षिण से उत्तर की ओर, और छड़ गिर रही है पूरब से पश्चिम की ओर। देखिए इधर पश्चिम इधर पूरब, छड़ ऐसे है, और क्षैतिज घटक पृथ्वी का होता है उत्तर से दक्षिण, ऐसे है, और ऐसे छड़ काट गिरेगी तो यही न घटेगा। ऊर्ध्वाधर घटक के तो पैरेलल गिरेगी, क्षैतिज घटक को काटते हुए गिरेगी। क्षैतिज घटक क्या है, उत्तर से दक्षिण, छड़ क्षैतिज है किधर, पूरब से पश्चिम, तो ऐसे ही काटेगी कि नहीं, इसको ऐसे काटते हुए गिरेगी। यानी इस कंडीशन में क्षैतिज चालक छड़ पूर्व पश्चिम दिशा में रहते हुए ऊर्ध्वाधर नीचे गिरे तो यह पृथ्वी के क्षैतिज घटक को काटेगी। चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को काटते हुए गिरेगी, काटते हुए गिरेगी, है ना। अतः छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे कौन सा घटक आ जाएगा, H। यहाँ पे जो B होगा वो H से कंपेयर हो जाएगा।
ठीक। चलिए अब तीसरी कंडीशन क्या है इसकी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तीसरा क्या कह रहा है कि 36 चालक क्षण है और वो ऊर्ध्वाधर गिर रहा है लेकिन उत्तर दक्षिण दिशा में, है ना। किधर गिर रहा है? उत्तर दक्षिण दिशा में होकर गिरेगा। अब देख लीजिए पहले कि चालक क्षण 36 है और उत्तर दक्षिण दिशा में गिरेगा, तो उत्तर दक्षिण दिशा में क्षण भी है और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक भी इधर ही है, तो दोनों हो गए पैरेलल, तो कटेगा नहीं। और ऊर्ध्वाधर घटक भी उसी नीचे की डायरेक्शन में, तो ऊर्ध्वाधर घटक भी पैरेलल है उसके, तो कोई घटक नहीं कटेगा, क्योंकि घटक काटने के लिए एक दूसरे को ऐसे होना चाहिए, परपेंडिकुलर, है ना। अगर मान लीजिए ऊर्ध्वाधर घटक ऐसे है, गिर भी ऐसे रहा, तो कहाँ कटेगा? नहीं कटेगा। और 36 घटक और क्षण भी ऐसे है, दोनों पैरेलल है दोनों, तो ऐसे गिरेगी तो कटेगा? नहीं कटेगा। कोई घटक कटने के लिए एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना। तो यहाँ पे वही बात है कि 36 जो चालक क्षण के उत्तर दक्षिण दिशा में रहते हुए ऊर्ध्वाधर तल में गति करने पर कोई घटक नहीं कटेगा, है ना। 36 चालक क्षण 36 चालक क्षण उत्तर दक्षिण दिशा में रहते हुए ऊर्ध्वाधर तल में गिरने पर पृथ्वी के किसी भी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कोई भी घटक नहीं कटेगा, कोई भी घटक नहीं कटेगा। अतः क्षण के सिरों के बीच कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा, अतः ई बराबर क्या हो जाएगा? 0। ई बराबर क्या हो गया? 0। एक चीज और इसमें है कि अगर 36 चालक क्षण है, चौथा है कि 36 चालक क्षण, ठीक, पूर्व पश्चिम दिशा में गिरेगी, तो जाहिर सी बात है उसका 36 घटक कटेगा। ऊर्ध्वाधर घटक तो तब कटता है 36 रहते हुए 36 चले। अब जैसे कि रेलगाड़ी जो है जब भी ट्रैक पे जाती है तो 36 मूव करती है, हवाई जहाज जब भी है वो 36 मूव करती है, तो ट्रेन और एरोप्लेन वो वायु में कैसे मूव करती 36, तो पृथ्वी का कौन से घटक को काटते हुए जाते हैं? ऊर्ध्वाधर घटक। जब भी एरोप्लेन का हुआ, ट्रेन का हुआ, अगर कोई सवाल पूछता है कि वो जा रही है, तो याद दिमाग में रखना कि पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर घटक कटेगा, तो ई पूछेगा तो रखना वी, कैपिटल वी एल, तो उसमें दोनों पहियों के बीच की दूरी दिया रहेगा, ट्रैक के या एरोप्लेन के दोनों नौकों के बीच की दूरी दिया रहेगा, है ना। उस स्थान पे पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर घटक दिया रहेगा
और किस वेलोसिटी से ट्रेन जा रही है या एरोप्लेन उड़ रही है वो मालूम रहेगा तो आप निकाल देंगे। ठीक, तो 36 चालक का जो है छड़ की लंबाई जो है, यानी उसकी जो लंबाई मतलब लेंथ वेक्टर जो है वो क्या कर रहा, पूर्व पश्चिम दिशा से, पूर्व पश्चिम दिशा से कितना कोण बना रहे, मान लो दिशा से अल्फा कोण बनाते हुए, है ना भाई। 36 नहीं जा रही है, गिरेगी ऊर्ध्वाधर अल्फा कोण, क्योंकि 36 जाएगी तो चारों ओर केवल v को ही काटेगी। पूर्व पश्चिम दिशा से, है ना, कितना कोण बनाते हुए, अल्फा कोण बनाते हुए चढ़ते हुए ऊर्ध्वाधर तल में गिर रही है, ऊर्ध्वाधर तल में गिर रही है। तो जाहिर सी बात है कि जब छड़ 36 है और पूर्व पश्चिम में जाती है तो कौन सा घटक करता है, पृथ्वी का 36 घटक करता है, क्योंकि 36 घटक होता है उत्तर से दक्षिण से उत्तर, हम जा रहे हैं पूर्व से पश्चिम, तो काटते हुए जाएंगे। तो ऊर्ध्वाधर तल में गिर रही है तो जाहिर सी बात है कि वो किसी कोण पे जा रही है ना। तो अभी बता रहे हैं, तो छड़ के सिरों के बीच, छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर क्या हो जाएगा, तो कौन सा लंबाई जो उसकी लेंथ है वो पूर्व पश्चिम में कितने कोण पे है, अल्फा, तो उसका एक घटक लेंगे उसके लंबवत, यानी हमारा हो जाएगा 36 घटक कटेगा यल कॉस अल्फा, या इसको हम लिख सकते हैं BHL, हाँ वही BHL कॉस अल्फा, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक, अब है क्या कि मान देखो ये जो है डायरेक्शन है, पृथ्वी के 36 घटक की डायरेक्शन होती है दक्षिण से उत्तर की ओर, और 36 चालक छड़ की लंबाई पूरब पश्चिम दिशा से, पूरब पश्चिम दिशा ये है, मतलब दाहिने पूरब होता है, पश्चिम इधर होता है, और ये ईस्ट है ना, ये डायरेक्शन है। अब छड़ जो है, अब ऐसे अगर गिरेगी तो ये घटक काटेगा, 36 घटक पृथ्वी कटेगा, लेकिन ये जो है, जो छड़ है वो इस डायरेक्शन से ना करके बल्कि किस डायरेक्शन में गिर रही है, इस डायरेक्शन से कुछ कोण बनाते हुए गिर रही है, थीटा। ठीक, तो इसके दो घटक हो जाएंगे, एक घटक इस सागर हो जाएगा लेंथ का, ये मान लो लेंथ वेक्टर है, तो इधर यल कॉस थीटा हो जाएगा और इस डायरेक्शन में हो जाएगा यल साइन थीटा। तो देखिए यल साइन थीटा तो इस डायरेक्शन के पैरेलल हो गया, तो जाहिर सी बात है कि जब पैरेलल हो गया तो ये तो काटेगा नहीं कोई घटक, और यल कॉस थीटा क्या हो गया, उसके 36 घटक के परपेंडिकुलर हो गया, तो वाले लेंथ का ये घटक इसको काटता हुआ गिरेगा, यल कॉस थीटा ही तो गिरेगा, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं, दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये है, और ये घटक 36 घटक यल कॉस थीटा ऐसे तो ऐसे काटता गिरेगा, और जो उसका लंबवत घटक वो ऐसे पैरेलल है तो काटता हुआ नहीं गिरेगा, पैरेलल हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे यल कॉस थीटा लगा गया, क्योंकि लेंथ का कौन सा घटक काटेगा फ्लक्स, ये तो इसके पैरेलल हो गए, नहीं काटेगा, तो ये फार्मूला हो गया। ठीक, तो चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं वो केस नंबर 5 की छड़ ऊर्ध्वाधर है। अब इस छड़ को 36 चलाना है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और ऊर्ध्वाधर नीचे, 3 केस हैं इसमें। चलो इसको मिटा दिया जाए। चलिए
अब देखिए इसमें क्या है कि छड़ जो है चालक छड़ ऊर्ध्वाधर है। कैसी है? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर चालक छड़ है। अब इसको क्षैतिज आपको चलाना है, एक पूरब से पश्चिम, एक उत्तर से दक्षिण और एक ऊर्ध्वाधर नीचे। इन तीनों कंडीशन में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा घटक कटेगा, कौन सा नहीं कटेगा। तो 4 केस था उसमें, 5वां देखते हैं। चालक छड़ कैसी है? ऊर्ध्वाधर चालक छड़ के। अब पहला है उत्तर दक्षिण दिशा में गिराना, नहीं पूर्व पश्चिम दिशा में। तो लिखेंगे ऊर्ध्वाधर चालक छड़ के पूरब पश्चिम दिशा में रहते हुए, है ना, पूरब पश्चिम दिशा में रहते हुए इसको हम लोग को क्षैतिज गति कराना है। यानी कि ये छड़ है और ऊर्ध्वाधर चालक छड़ के पूर्व पश्चिम दिशा में रहते हुए, ऊर्ध्वाधर चालक छड़ के पूर्व पश्चिम दिशा में गति कराने पर, तो ऊर्ध्वाधर चालक छड़ है, पूरब से पश्चिम, मतलब ऐसे कराना है, ऐसे। हाँ ये देखिए ऊर्ध्वाधर चालक छड़ है, अब ये इस तरह होते हुए क्षैतिज तल में पूरब से पश्चिम जा रही है। तो कौन सा घटक पृथ्वी काटे? पृथ्वी घटक जो है देखो इस डायरेक्शन में होता है, दक्षिण से उत्तर, और छड़ ऐसे पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम जाएगी तो ये देखिए काटते हुए जाएगी, है ना। तो इसका मतलब छड़, ऊर्ध्वाधर चालक छड़ के पूरब पश्चिम दिशा में रहते हुए नहीं, पूरब पश्चिम दिशा में क्षैतिज, चालक छड़ तो ऊर्ध्वाधर है ही, पूरब पश्चिम दिशा में क्षैतिज गति कराने पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कटेगा, क्षैतिज घटक कटता है। यानी छेद रेखाएं जब कटेंगी तभी तो चालक छड़ के सिरों पर विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। अतः छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल, ई कौन सा घटक कटा? एच वाला, यानी यहाँ पे बी एच के कंपेरेबल हो गया। अब इसी का 6वां केस है कि क्षैतिज तल में ही गति कराना है, लेकिन पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कराना है। यानी कि ऊर्ध्वाधर चालक छड़ को पूर्व पश्चिम दिशा में क्षैतिज गति, छड़ को रहना पूर्व पश्चिम में, तो ऊर्ध्वाधर चालक छड़ को उत्तर दक्षिण दिशा में क्षैतिज ही गति कराना है। क्षैतिज गति कराने पर देखिए उसमें भी हमने यही किया था, क्षैतिज लिया था, देख पूरब पश्चिम गति कराया था और एक उत्तर दक्षिण गति कराया था और एक बार ऊपर से नीचे गति कराया था। तो कुल 4 केस थे। तो उसी तरह इसमें ऊर्ध्वाधर छड़ है, एक बार इस तरह रहते हुए पूर्व पश्चिम गति कराएं और एक बार इसी तरह रहते हुए उत्तर दक्षिण गति कराएं। तो देखिए उत्तर दक्षिण गति कराने पर कोई भी घटक नहीं कटेगा क्योंकि दोनों घटक इसके पैरेलल होते हैं। भाई ऊर्ध्वाधर घटक तो इसके ऊर्ध्वाधर ही रहेगा, तो दोनों पैरेलल। और दूसरी चीज जो ये रहेगा
उसके साथ साथ सटते हुए जाएगा। भाई जब इस तरह से है ना, जैसे ऊर्ध्वाधर है तो ये भी ऊर्ध्वाधर है, तो कटेगा नहीं क्योंकि ऐसे इसे चलेगा। मतलब ऊर्ध्वाधर है और 36 चलाना, ऊपर भी 36 चलाया था। उसमें भी क्या था कि 2 केस में ऊर्ध्वाधर गिराया गया था और एक केस में था 36 चलाया गया था, और एक केस था कि वो पूर्व पश्चिम से अल्फा 4 पे था। तो देखिए पहले वाले में क्या था कि 36 थी तो 36 चलाया गया, एक कंडीशन। 36 रहते हुए पूर्व पश्चिम में ऊर्ध्वाधर गिराया गया था, 36 रहते हुए पूर्व उत्तर दक्षिण में ऊर्ध्वाधर गिराया गया, और एक था 36 रहते हुए 36 से अल्फा कोण पे था। इसमें क्या है कि ऊर्ध्वाधर है, 36 ही पूर्व पश्चिम चलाया गया तो 36 घटक कटा। अब ऊर्ध्वाधर है, 36 ही चलाएंगे लेकिन उत्तर से दक्षिण दिशा में, तो देखिए ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर से नीचे होता है तो ये तो कटेगा नहीं क्योंकि छड़ भी ऊर्ध्वाधर है। दूसरी चीज, पृथ्वी का 36 घटक उत्तर दक्षिण होता है तो ऐसे जाता तो कटता पूर्व पश्चिम, लेकिन ऐसे जा रहा है तो इसको काटेगा थोड़ी ना, ऐसे इसे क्रॉस कर जाएगा, ऐसे इसके रगड़ता हुआ जाएगा, बल्कि काटता हुआ नहीं जाएगा, ऐसे। ठीक, तो इसका मतलब कोई घटक नहीं कटेगा। तो ऊर्ध्वाधर चालक छड़ को उत्तर दक्षिण दिशा में 36 गति कराने पर, ऊर्ध्वाधर रखते हुए उत्तर दक्षिण दिशा में 36 गति कराने पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कोई भी घटक नहीं कटेगा। अतः छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल ई जो होता है वो शून्य होता है। 7वां, 36 गति कराने पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कोई भी घटक नहीं कटेगा। और एक कंडीशन है कि ऊर्ध्वाधर रहते हुए ऊर्ध्वाधर गिराना है। आखिरी वाले क्या है कि ऊर्ध्वाधर चालक छड़ को ऊर्ध्वाधर गति कराने पर कोई घटक नहीं कटता। जैसे ये ऊर्ध्वाधर है और ऊर्ध्वाधर ही गिराएंगे तो इसके पैरेलल गिरेगा, है ना। और 36 घटक ऐसा है तो उसको ऐसे क्रॉस कर जाएगा, तो ऐसे होता तब न कटता, लेकिन ऐसे इसके अगल बगल से क्रॉस कर जाएगा तो कोई भी घटक नहीं कटेगा। यानी कि ये भी वही है कि ऊर्ध्वाधर चालक छड़ को ऊर्ध्वाधर तल में गिराने पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कोई भी घटक नहीं कटता है ना। कोई भी घटक क्या होता है, नहीं कटता है। अतः छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल शून्य होता है, E बराबर 0। प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, शून्य। ठीक है, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पे 1-2 सवाल देख लेते हैं, बस आप इस पे आधारित कोई भी सवाल आप आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, हम इस पे सवाल देख लेते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक दो सवाल देखेंगे, मिटा दें इसको। चलिए,
अब जैसे एक सवाल है, क्वेश्चन है कि एक खिलाड़ी जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है, एक खिलाड़ी जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है, 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से पूरब पश्चिम दिशा में दौड़ता है, पूर्व पश्चिम दिशा में दौड़ता है। ठीक, खिलाड़ी के सिर तथा पैर के बीच, खिलाड़ी के सिर तथा पैर के बीच खिलाड़ी के सिर तथा पैर के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करो। उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करो। ठीक, जबकि इस स्थान पे पृथ्वी के, जबकि इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, उसमें सवाल में दिया रहता, जो घटक दिया है इसका मतलब वही घटक कट रहा है ना। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक 0.4 गॉस है, गॉस में दिया है। यदि खिलाड़ी उसी चाल से, यदि खिलाड़ी उसी चाल से उत्तर दक्षिण दिशा में दौड़े, उत्तर दक्षिण दिशा में दौड़े, तो कितना भी विभवांतर प्रेरित होगा, तो कितना विभवांतर वही प्रेरित होगा। अब पहली बात तो खिलाड़ी की लंबाई मतलब यल की दिया हुआ है, यानी कि खिलाड़ी की लंबाई कितना है, यानी यल 1.5 मीटर, चाल बी कितना है 18 किलोमीटर पर आवर को आप बना लीजिए मीटर पर सेकेंड में, तो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। आप जानते हैं किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा करें, इसका उल्टा 18/5 से। किधर दौड़ता है, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी का जो 36 घटक होता है वो उत्तर से दक्षिण होता है, हम दौड़ रहे हैं पूर्व से पश्चिम, तो ऐसे घटक होता है, हम दौड़ेंगे तो ये कटेगा, मतलब 36 घटक इस तरह से है, पूरा उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, हम जा रहे हैं ऐसे, तो हमको कौन सा घटक काटते हुए जाएंगे, पृथ्वी का 36 घटक। और देखिए सवाल में दिया भी है 36 घटक, इसे आप खुद ही पता कर लेंगे, पृथ्वी का 36 घटक कटेगा। तो पृथ्वी का जो 36 घटक VH दिया है, पृथ्वी का 36, वो कितना दिया है 0.4 गॉस। जानते हैं ये गॉस में कितना टेस्ला होता है, 10⁻⁴ टेस्ला होता है। तो अब देखिए कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, तो यहाँ पे VHL हो जाएगा। तो V की वैल्यू है 5, H की वैल्यू है 0.4 × 10⁻⁴ और L की वैल्यू 1.5। इतना वोल्ट गुणा करने पर आएगा। है ना, आप गुणा करके देख सकते हैं, 15 × 15 = 60,
ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 को 20, 15 शून्य शून्य, 15 दूना 30, 300। 5 को 20 और 20 और 15 का गुणा होगा तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 3 गुणे 10 के घाते 4 वोल्ट। यहाँ 2 अंक का दशमलव है, 60, 6 25 30, वही होगा। और दूसरा कंडीशन ये दिया था कि वो उत्तर दक्षिण दिशा में दौड़े, तो जिस दिशा में घटक है तो घटक भी इसी दिशा में है, उत्तर दक्षिण दिशा में ही है, और दौड़ भी हम उसी दिशा में रहे, तो एक दूसरे के पैरेलल हो गए। तो जब पैरेलल हो गए तो कोई घटक नहीं कटेगा। तो इसका मतलब है कि जब खिलाड़ी उत्तर दक्षिण दिशा में दौड़ेगा, यहाँ लिख देना कि उसके सिर और पैर के बीच, है ना, सिर और पैर के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल। जब खिलाड़ी उत्तर दक्षिण दिशा में दौड़ेगा तो कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा, कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि वो दौड़ भी रहा है क्षैतिज घटक के पैरेलल दौड़ रहा है, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर दौड़ता, मतलब ऐसे तब कटता, अब जिधर के घटक है उसी डायरेक्शन में दौड़ रहा है तो कोई घटक नहीं कटेगा। ठीक, तो इस तरह से एक सवाल और देख लेते हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे सवाल तो बहुत है, आप लगाते रहिए, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछिए, ठीक है। बशर्ते कॉन्सेप्ट को पकड़ते जाइए। चलिए, एक आखिरी सवाल, कि रेल की 2 पटरियां, जल्दी से, रेल की 2 पटरियां आपस में तथा जमीन से अलग है, आपस में तथा जमीन से अलग है, ना जमीन को टच है ना आपस में टच। इन्हें 1 मिलीमीटर से जोड़ा गया है, इन्हें 1 मिलीवोल्ट मीटर से जोड़ा गया है। जब इन पर एक गाड़ी 180 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ती है, देखिए 36 जा रही है क्योंकि रेलवे ट्रैक 36 है, तो मिलीवोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा? तो मिलीवोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा? पटरियां परस्पर 1 मीटर की दूरी पर हैं, पटरियां परस्पर 1 मीटर की दूरी पर है तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 0.2
गुणे 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर है। वेबर पर मीटर स्क्वायर। सिंपल बात है कि रेलवे या हवाई जहाज में कोई भी जब चलता है तो पटरियां तो 36 बिछी हैं, ऐसा कि नहीं ऊर्ध्वाधर। तो अभी हमने बताया ना कि कोई 36 चीज़ हो और 36 चारों ओर मूव करे तो कौन सा घटक करता है पृथ्वी का? ऊर्ध्वाधर घटक करता है, क्योंकि ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर से नीचे होता है। ट्रेन ऐसे जा रही 36 चारों, मतलब जैसे भी प्लेन पटरियां तो 36 ही बिछी हैं, तो ऊर्ध्वाधर घटक कटेगा। तो यहाँ पे ट्रेन की जो ट्रैक के बीच की दूरी है ना, दोनों चक्कों के बीच की दूरी है, तो कहा है ना, तो उन्हीं के बीच मिली बोल्ट जोड़ा गया है पैरेलली। तो कितना प्रेरित होगा? तो इसका मतलब वही है कि दोनों ध्रुव चक्कों के बीच कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। तो एक पाठ्यांक का मतलब होता है कि वही प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो इसमें E बराबर हम लोग कौन सा घटक कटेगा? V। तो हमारा यहाँ पे V कितना है? देखिए ऊर्ध्वाधर घटक दिया, जिसका मतलब वही कट रहा है, टेस्ला या वेबर। और किस चाल से चल रही है? 180 किलोमीटर पर आवर। चाहे तो आप इसको मीटर पर सेकंड में बना दीजिए, 5/18 से गुणा करें 18 से 10×5 = 50 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही है। 18 से 18 कट गए, एक बार में 10 हुआ, 10×5 = 50। और यल दिया हुआ 1 मीटर, तो सिंपली ई निकल जाएगा। यही जो है वोल्ट मीटर का पाठ्यांक होगा। वोल्ट मीटर का, मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। तो हो जाएगा कितना? V की वैल्यू है 50, 0.2 × 10⁻⁴ 1। तो ये 1 हो जाएगा। 5 दूना 10, 50 दूना 100 है ना, यानी कि 10 × 10⁻⁴ मिली वोल्ट। मिली वोल्ट में है तो जो भी है मिली वोल्ट में आएगा, या इसको मिली में बनाना है हमने तो वोल्ट में निकाला, तो मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक होगा। तो इसको हम लोग कहने का मतलब है कि इसको ऐसा दिखा दें, 1 × 10⁻⁻3, तो इसी को कहेंगे 1 मिली वोल्ट। ठीक, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी इस पे रिलेटेड अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा तो इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आप कर सकते हैं, है ना। बशर्ते जो हमने बताया है वो समझ में आना चाहिए। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आज का वीडियो लेक्चर बस सब यहीं समाप्त करते हैं, और एक नया टॉपिक AC जनरेटर भार धाराओं के साथ नए टॉपिक के साथ नए वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।